हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाले सर में। तो अभी तक हमने क्लास में क्या क्या किया आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इससे पहले हमने सबसे पहले हिस्ट्री में हमने जो भी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू की हुई है, तो सबसे पहले हमने एक ओवरव्यू लिया था जिसमें हमने देखा था कि बंगाल में अंग्रेज कैसे आए थे। स्टार्टिंग में जैसे बंगाल में पहले नवाब कौन था, मुर्शिद कुली खां था। बाद में आगे जाकर वो नवाब चेंज होते गए, कौन कौन सी लड़ाई हुई थी, प्लासी, बक्सर, गिरिया का युद्ध, वो सारी चीज़ें, कालकोठरी की घटना वाली वो सारी चीज़ें हमने देखी थी, लेकिन वो एक ओवरव्यू था। उसके बाद हमने अगली क्लास में हमने क्या किया था, उससे आगे हमने जो अलीनगर की संधि थी उसको डिटेल में समझा था। उसके हर एक फैक्ट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। तो ये उससे आगे की कहानी है, क्योंकि हमने जो पहले हमारी जो क्लास थी ओवरव्यू वाली, उसमें हमने पूरा एक कहानी देखी थी। उसमें अलग अलग पात्र थे, जिसमें कि जैसे कि सिराजुद्दौला था, अलीवर्दी खां था, मुर्शिद कुली खां था, मीर जाफर था। तो हमने क्या निर्धारित किया था कि पहले हम ओवरव्यू करेंगे, बाद में इसमें से जो मुख्य पात्र हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे डी ग्रुप का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी प्री का एग्जाम हो, वो हम डिटेल में समझेंगे। ओके, तो वही चीज़ हम आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलीवर्दी खां के बारे में। ओके, तो क्लास शुरू होने से पहले आपको मैं 3 बातें हमेशा बताता हूँ। पहले तो ये कि आपको आपकी जो नोटबुक है उसमें ठीक ऐसे ही नोट्स बनाने हैं जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये ठीक वैसे ही जैसे मैंने खुद की नोटबुक में बनाए हैं। तो आपको ठीक ऐसे ही वहाँ पर आपकी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि जब रिवीजन का टाइम आता है तब आप पूरी बुक्स को एक साथ रिवीजन नहीं कर पाते, तब आपके नोट्स ही काम आते हैं। ओके, दूसरी बात, अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र नहीं आ रही है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं हमारे साइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इस फोटो को या नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और आराम से बैठकर लिख सकते हो। ओके, और ये एक बुक्स का कलेक्शन नहीं है, ये 5 से 6 बुक्स का कलेक्शन है। इसके अलावा इंटरनेट से मैंने फैक्ट निकाले हैं और पीछे जो एग्जाम हुए उनमें से इनसे संबंधित कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी साथ में यहाँ पर लाने की मैंने कोशिश की है, ताकि आप यकीन मानिए अगर आप ये क्लास यहाँ पर पूरी करते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़नी, आपके सारे फैक्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो माय नेम इज विक्रम और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं, अलीवर्दी खां के बारे में। सबसे पहले आपको बात बता दूं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जो बंगाल था, बंगाल में कौन कौन से नवाब हुए थे। तो आप याद कीजिए थोड़ा सा पीछे, पहला नवाब कौन था, मुर्शिद कुली खां था, याद है ना, जिसने बंगाल की जो राजधानी थी वो ढाका से मुर्शिदाबाद उसने चेंज की थी, याद है ना। और बाद में मीर कासिम आया था, उसने मुर्शिदाबाद से उसने मुंगेर बंगाल की राजधानी चेंज कर दी थी। तो वैसे ये अलीवर्दी खां भी बाद में जाकर बंगाल का नवाब बनता है। तो ये कौन से नंबर का बंगाल का नवाब बना था, तो ये 4th नंबर का बंगाल का नवाब बना था। और इसका कार्यकाल क्या था, तो 1740 से 1756 के बीच में ये बंगाल का नवाब था। यानी लगभग ये 16 साल बंगाल की नवाब की गद्दी पर बैठा रहता है। ये आपको याद रखना है। पहला फैक्ट, ये बंगाल का नवाब बना था, कौन से नंबर का, 4th नंबर का। कार्यकाल क्या था, तो 1740 से 1756, 16 साल इसका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसके बचपन का नाम क्या था, अलीवर्दी खां के बचपन का नाम क्या था। इसके बचपन का नाम क्या था, मिर्जा मोहम्मद अली। ये इसके बचपन का नाम था मुर्शिद कुली खां का, मिर्जा मोहम्मद अली। नेक्स्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए सीक्वेंस चल रही है ना कि पहले कौन आया बाद में। जैसे आपको पता है कि अगली बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि अकबर के दादा का नाम क्या था, आता है ना, अकबर के पोते का नाम क्या था। तो वैसे ही इनकी सीक्वेंस आपसे पूछेंगे कि ये जो बंगाल का नवाब बना था, इससे पहले बंगाल के नवाब कौन था और इससे बाद में अगला नवाब कौन बना था। तो ये आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। तो इससे पहले बंगाल का नवाब कौन था, तीसरे नंबर का, तो वो कौन था, सरफराज खान था। और इसके बाद में कौन बना था 5th नंबर का, तो वो था सिराजुद्दौला। और 6ठे नंबर पे कौन बनता है, तो मीर जाफर। और 7वां कौन था, तो मीर कासिम। ये आपको मैं सारा करवा चुका हूं अगर आपको याद हो तो।
अगर जो इस क्लास को पहली बार देख रहा है वो प्लीज़ पहले वाले पार्ट्स को जाकर देखिए, तब आपको ये सारी कहानी समझ में आने वाली है, क्योंकि हिस्ट्री में क्या एक कहानी ही चलती है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। इससे पहले कौन था? सरफराज खान था। बाद में कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था। ये 4th नंबर का बंगाल का नवाब था। बचपन का नाम क्या था इसका? मिर्जा मोहम्मद अली था। नेक्स्ट, ये जो अलीवर्दी खान था, इसके पिता का नाम क्या था? क्या था इसके पिता का नाम? शाह कुली खान था। तो शाह कुली खान के पुत्र का नाम क्या था? तो मुर्शिद अलीवर्दी खान था। और इसकी जो माता थी वो किसकी पुत्री थी? तो उस टाइम जो नवाब था अकील खान, उसकी पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? नवाब अकील खान की पुत्री थी। तो ये इसका क्या हो गया? मतलब ये जो नवाब अली खान है, इसकी पुत्री का ये पुत्र हो गया। तो ये इन दोनों की संतान थी। शाह कुली खान के वैसे 2 बेटे थे। एक तो अलीवर्दी खान थे, जिसका क्या नाम था बचपन का? मिर्जा मोहम्मद अली। और दूसरा कौन था? मिर्जा अहमद। ये आपको याद रखना, इसके 2 पुत्र थे। अगला क्वेश्चन ये आता है कि देखिए चीजें आपस में इंटरलिंक है। अगर यहाँ पर बंगाल के नवाब चल रहे हैं, आपको पता है कि बंगाल किसके अंडर में आता था? मुगलों के अंडर में आता था ना। तो अब तो ये 1740 की बात है, लेकिन जब इसका जन्म हुआ था उस टाइम की बात है, लगभग 1707 के बाद की बात है। उस टाइम इनके जो पिता थे शाह कुली खान, वो किसके अंडर में काम करते थे? मतलब किसके साथ वो काम करते थे? ठीक है, तो वो किसके थे? आजम शाह के दरबार में काम करते थे, वहां पर ये कर्मचारी थे। आजम शाह किसका पुत्र था? तो औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद आजम शाह वहां पर नवाब राजा बनता है, और उसके अंडर में कौन काम करते थे? शाह कुली खान, जो कि अलीवर्दी खान के पिता थे। ओके, यहां तक हो गया। चलो यहां तक तो बढ़िया बात है कि इनके अंडर में ये काम करते थे। इनकी लाइफ बड़े अच्छे से चल रही थी, क्योंकि इनके कुछ खास भी थे ये आजम शाह के। तो इनको सैलरी वगैरह सब कुछ टाइम से सब कुछ मिल रहा था, इनका घर अच्छे से चल रहा था। लेकिन बाद में क्या होता है कि आजम शाह की डेथ हो जाती है। तो जैसे ही आजम शाह की डेथ होती है, तो शाह कुली खान कि वहाँ पर इतनी पूछ नहीं रहती, उनसे इतनी ज़्यादा उनकी क्या बोलते हैं, उनकी वैल्यू वहाँ पर नहीं रहती। तो क्या होता है, उनके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें पैसे मिलते नहीं थे। पूरा जो स्ट्रक्चर था वहाँ का वो सारा डगमगा जाता है, और इससे क्या होता है कि इनके परिवार में गरीबी छा जाती है। ओके, तो पहले जो परिवार बिल्कुल मज़े से रह रहा था, अब वो बिल्कुल गरीब हो चुका था। तो उस टाइम क्या होता है कि शाह कुली खान तो कहीं पर काम करने जा नहीं सकता। तो क्या होता है, उनके जो लड़के थे, दोनों पुत्र थे, मोहम्मद अली और मिर्जा अहमद, ये किसी न किसी तरीके से उस टाइम एक उड़ीसा का सूबेदार था। खां का उड़ीसा का सूबेदार था सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। कौन था? सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, ये उड़ीसा का सूबेदार था। इसके अंडर में ये जाकर ये काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में जाकर क्या होता है, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां नवाब बन जाता है बंगाल का। तो जैसे ये बंगाल का नवाब बनता है, अगर इसको बेनिफिट हुआ था, इसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट होना था। यानी यहाँ से क्या होता है, इन दोनों भाइयों का जो भविष्य था, फ्यूचर था, वो आगे क्या था, ब्राइट था, उज्जवल भविष्य आप मान सकते हो। क्योंकि अगर ये पहले तो ये सिर्फ उड़ीसा के सूबेदार के अंडर में काम करते थे, लेकिन अब ये किसके अंडर में काम कर रहे हैं, बंगाल के नवाब के अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नवाब ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का नवाब बनता है सुजाउद्दीन मोहम्मद खां आगे जाकर। लेकिन बाद में जाकर क्या होता है कि आपको मैं बताता हूं कि 1739 की बात है। 1739 में सुजाउद्दीन की डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है? सुजाउद्दीन की, जो कि बंगाल का नवाब था। तो उसके बाद सरफराज खां, ये सुजाउद्दीन का लड़का था। कौन था? सुजाउद्दीन का पुत्र था सरफराज खां। ये वहां का नवाब बन जाता है 1739 में। एक बार आपको सिर्फ यहां तक ये चीजें याद रखिए, फिर हम ये चीज़ों पर दोबारा से लौटेंगे।
पहले कुछ चीजें और देखते हैं। ओके, तो हमने अलीवर्दी खां की बात की थी, क्या की थी कि ये 4th नंबर का नवाब था। इससे पहले सरफराज खान था, बाद में कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था। इसके पिता का नाम क्या था? शाह कुली खान था, जो आजम शाह के अंडर में काम करता था। आजम शाह कौन था? औरंगजेब का पुत्र था। बाद में क्या होता है कि इसके बचपन का नाम क्या था अलीवर्दी खां का? मिर्जा मोहम्मद अली था। इसने 16 साल तक लगभग बंगाल की गद्दी पर ये बैठा था। 4th नंबर का ये नवाब था। इसने 3 उपाधि भी धारण की थी। 3 उपाधि। पहली कौन थी? सुजा उल मुल्क। सुजा उल मुल्क, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हीरो ऑफ द कंट्री, यानी किसी कंट्री का हीरो, देश का हीरो, सुजा उल मुल्क। दूसरी इसने उपाधि धारण की थी हासिम उद दौला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ द स्टेट, स्वॉर्ड ऑफ द स्टेट। तीसरी इसने उपाधि धारण की थी महाबत जंग, जंग, महाबत जंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरर इन दी वॉर। हॉरर मतलब क्या होता है? भय, डर, वॉर मतलब लड़ाई। तो इसने ये 3 उपाधि भी धारण की थी। एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि ये तीनों उपाधि किसने धारण की थी, तो वो था अलीवर्दी खां, जो कि बंगाल का 4th नंबर का नवाब था। अलीवर्दी खां की डेथ कब होती है? तो ये 1756 में जाकर इनकी डेथ होती है। कहाँ पर होती है? मुर्शिदाबाद में। और वहीं पर इनका मकबरा बनाया हुआ है खुशबाग नामक स्थान पर। कहाँ पर? खुशबाग नामक स्थान पर अलीवर्दी खां का मकबरा है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई? ओके, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनते कि अलीवर्दी खां का मकबरा कहाँ पर है? तो खुशबाग में है। इसकी डेथ कब हुई थी? 1756 में हुई थी। इसने 3 उपाधि धारण की थी, सुजा उल मुल्क, हासिम उद दौला और महाबत जंग। बचपन का नाम क्या था? मिर्जा मोहम्मद अली। इससे पहले नवाब कौन था? सरफराज खां। बाद में कौन था? सिराजुद्दौला। यहाँ तक वो चीज समझ में आई। अब हम थोड़ा सा एक घटनाक्रम समझते हैं कि कौन से साल में क्या प्रोसेस हुई। ठीक है, आगे जाकर इसका क्या इफेक्ट पड़ा हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में, वो चीजें समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि देखिए, ये जो सुजाउद्दीन के अंडर में यहां पर ये काम कर रहे थे, ये जो हमारा क्या नाम है, मोहम्मद अली है, मिर्जा मोहम्मद अली। ये कौन है? ये अलीवर्दी खां है, क्योंकि ये इसका बचपन का नाम है। ये सुजाउद्दीन के अंडर में काम कर रहे थे। उस टाइम क्या था? ये उड़ीसा का सूबेदार था। बाद में जाकर ये नवाब बनता है। तो क्या होता है जब ये नवाब बनता है, तो बाद में क्या होता है कि इसके अंडर में कौन काम कर रहा था? अलीवर्दी खां। तो 1728 में जाकर ये उसको प्रमोट कर देता है। किसको? अलीवर्दी खां को प्रमोट कर देता है। और अलीवर्दी खां यहाँ पर क्या बन जाता है? राजमहल का फौजदार बन जाता है। क्या बन जाता है? राजमहल का फौजदार। एक बात और, 1728 तक इसका नाम क्या था? मिर्जा अहमद, मिर्जा मोहम्मद अली, मिर्जा मोहम्मद अली, ऊपर वाला मिर्जा मोहम्मद अली नाम था 1728 तक अलीवर्दी खां का। लेकिन 1728 में आकर जैसे इसे राजमहल का फौजदार बनाया जाता है, तो इसको इस नाम की उपाधि दी जाती है अलीवर्दी खां की। किसके द्वारा? सुजाउद्दीन मोहम्मद खां के द्वारा, जो बाद में बंगाल का नवाब बन जाता है। ओके, फिर क्या होता है? इसके लगभग 5 साल बाद 1733 में इसको और प्रमोट किया जाता है। इसके कार्य से नवाब काफी प्रसन्न होते हैं और वो इसका फिर से प्रमोशन कर देते हैं। इस बार इसे क्या बनाते हैं? तो इसे डिप्टी सूबेदार बना देते हैं, जिसको उर्दू भाषा में क्या बोलते थे? नायब नाजिम। किसका? बिहार का। ओके, किसका? बिहार का। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि बिहार का नाजिम या नायब अलीवर्दी खां को कब बनाया गया? 1733 में। इसके ठीक एक साल बाद ये 3 उपाधि धारण करता है, ये तीनों वाली। अब एक बात नोट कीजिए कि जब भी कोई उपाधि धारण करता है, तो वो ऐसे नहीं कि मतलब बैठे बैठे कर देता है। या तो कोई युद्ध जीतता है, या कोई ऐसा कोई बहादुरी वाला काम करता है, तब वो जाकर कोई उपाधि धारण करता है। क्योंकि आप नाम देखिए,
हीरो ऑफ द कंट्री। ऐसे तो नहीं कि वो घर पर आराम से 10 घंटे सोए रहता है, उसको हम क्या बोल देंगे, हीरो ऑफ द कंट्री, कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों उपाधि धारण करता है, प्लस में 5 हजारी मनसबदारी, ये पद भी, इस पद तक भी ये पहुंच जाता है। अगर आपको मनसबदारी के बारे डिटेल से पढ़ना है तो हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये अकबर के टाइम से चीज़ें शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो तो, और ये यहाँ तक भी चलती हुई अभी तक आ रही थी। तो ये इस पद तक भी अलीवर्दी खां पहुंचता है। ओके, तो ये 1734 की बात थी। फिर हमने बात की थी 1739 की। 5 साल बाद क्या होता है कि इसे बिहार का नायब बना दिया जाता है। किसको, अलीवर्दी खां को बिहार का नायब बना दिया जाता है। पहले क्या बनाया था, डिप्टी सूबेदार, नायब नाजिम था 1733 में, लेकिन 6 साल बाद क्या बनता है, बिहार का नायब ये बन जाता है। और इसी साल क्या होता है, सुजाउद्दीन की डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है, सुजाउद्दीन की, जो कि उस टाइम बंगाल का नवाब था। तो जैसे इसकी डेथ होती है तो इसका जो पुत्र था सरफराज खां, कौन, सरफराज खां, ये वाला याद कीजिए। तो ये बंगाल का अगला नवाब बन जाता है। कब बना था, 13 मार्च 1739 को ये बंगाल का नवाब बनता है। लेकिन ये काफी मतलब एक रिस्पॉन्सिबल टाइप का बंदा नहीं था अपनी प्रजा के प्रति। आप बोल सकते हो कि एक तरह का एक अयोग्य शासक था। तो प्रजा भी इससे इतनी ज्यादा खुश नहीं थी। तो क्या होता कि ये सारी प्रजा मिलकर अलीवर्दी खां का सपोर्ट करती है और एक युद्ध होता है। उसका नाम क्या था, गिरिया का युद्ध। लगभग देखिए 1 साल बाद, इसके नवाब बनने के बाद 10 अप्रैल 1740 को गिरिया का युद्ध होता है, जिसमें सरफराज खां मारा जाता है और बंगाल और बिहार पर कंट्रोल किसका हो जाता है, तो अलीवर्दी खां का यहाँ पर कंट्रोल हो जाता है। और उसी टाइम 1740 में ही क्या होता है, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है। 1740 में ही जैसे ही गिरिया का युद्ध समाप्त होता है, सरफराज खां मारा जाता है, नवाब के पद का जो पद था वो खाली हो जाता है। तो अगला बंदा यहाँ पर कौन बैठेगा, अलीवर्दी खां बैठेगा। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पर देखिए बंगाल और बिहार पर इसने कंट्रोल कर लिया था। तो 1740 में यह बंगाल का नवाब बनता है। प्लस में एक बात आपको याद रखनी है कि ये 2 करोड़ रुपए देता है मुगल बादशाह को। किस लिए, देखिए पहले तो ये वंशज चलते आ रहे थे ना, जैसे सुजाउद्दीन का पुत्र था वो नवाब बन गया, बात जस्ती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो उनका एक कोई वफादार था, नौकर था, उनके नीचे काम करने वाला बंदा था। अब ये नवाब बन रहा है, तो कल को जो मुगल सम्राट है, क्योंकि बंगाल किसके अंडर में आता था, बंगाल अभी भी मुगल साम्राज्य के अंडर में आता था। चाहे मुगल अभी इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका वर्चस्व यहाँ पर अभी भी कायम था। तो ये सोचता है कि कल को मुगल बादशाह मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो मैं क्या करता हूँ कि वैधानिक तरीके से कानूनी रूप से मैं बंगाल का नवाब बनता हूँ। तो ये 2 करोड़ रुपए मुगल बादशाह को देता है और वैधानिक रूप से बंगाल का नवाब ये बन जाता है। अगली बात, अगर आपको याद हो, हमने शुरू में किया था कि स्टार्टिंग के अंदर क्या था कि जो अलीवर्दी, जो मुर्शिद कुली खान था, जो बंगाल का पहला शासक था, वो नियमित दिल्ली या रेगुलर तौर पर बंगाल को राजस्व देता था, टैक्स देता था। लेकिन इसने यहाँ पर क्या किया था, इसने यहाँ पर ये राजस्व देना बंद कर देता है। ठीक है, क्योंकि ये पहले 2 करोड़ रुपए दे चुका है। तो जैसे ये पैसे देना बंद करता है तो सारा पैसा कहाँ पर बच गया, सारा टैक्स बंगाल के अंदर बच गया। और उसी टाइम अलीवर्दी खां के टाइम बंगाल को क्या बोला जाता था, यह आपको मैं वीडियो में पहले क्लास में बता चुका हूँ। तो आप उसका आंसर कमेंट करना कि इसके टाइम जब बंगाल काफ़ी संपन्न हो चुका था, तब बंगाल को क्या बोला जाता था, अलीवर्दी खां के टाइम में। ठीक है, और बाद में जाकर क्या होता है कि 1756 में एक जल शोध नामक बीमारी के कारण अलीवर्दी खां की डेथ हो जाती है। तो ये तो इसकी यहाँ तक की कहानी थी। अब वापिस हम यहाँ पर लौटते हैं। हमने क्या बात की थी, 1740 में जैसे ही सरफराज खां की डेथ होती है तो उसके बाद अगला नवाब कौन बनता है, तो अलीवर्दी खां
यहाँ का नवाब बन जाता है। तो जैसे ये नवाब बनता है तो बंगाल और जो बिहार थे उस टाइम, ये डायरेक्ट इसके अंडर कंट्रोल में आ जाते हैं। बाकी एरिया बचता है सिर्फ उड़ीसा वाला। उड़ीसा वाला कौन सा, अगर आपको याद हो, जब स्टार्टिंग में इन्होंने बचपन में काम करना शुरू किया था, किसके अंडर में, सुजाउद्दीन के अंडर में। तब सुजाउद्दीन क्या था, सूबेदार था, कहाँ का, उड़ीसा का। तो इनके मन में तब से इच्छा थी कि बड़े होकर हम किस पर कब्जा करेंगे, उड़ीसा पर कब्जा करेंगे। और वो टाइम यहाँ पर आता है। तो 3 मार्च 1741 को फिर से एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम क्या था, फुलवारियों बैटल। इसमें क्या होता है, इसमें जो रुस्तम जंग था, ठीक है, इसको ये हरा देता है युद्ध में और इसको ये मार भी देता है। और ये किसका रिश्तेदार था, तो ये सरफराज खान का ये रिश्तेदार था और ये उस टाइम डिप्टी गवर्नर था उड़ीसा का। तो 1741 में ये इसको हरा देता है और उड़ीसा पर भी ये कब्जा कर लेता है। ओके, और जब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है कि गिरिया का जो युद्ध हुआ था 1740 में, जिसमें सरफराज खां मारा जाता है और अगला नवाब अलीवर्दी खां बनता है। उस टाइम अलीवर्दी खां के साइड में 2 बंदे उसका सपोर्ट करते हैं। उन दोनों का नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, एक था हाजी अहमद और दूसरा था जगत सेठ। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ये हमने आज की क्लास में देखा। ये भी सी क्लास पूरी नहीं हुई है, इसका एक सेकंड पार्ट भी आपके सामने आएगा, जिसमें हम आगे देखेंगे कि इसके टाइम में मराठा भी आक्रमण करते हैं। यहाँ पर मीर जाफर का भी रोल आता है, क्योंकि मीर जाफर भी आगे जाकर क्या बनता है, सिराजुद्दौला के बाद में ये नवाब बनता है बंगाल का। यहाँ पर एक बुर्दवान की लड़ाई भी होती है और अंग्रेज भी यहाँ पर, इसमें कुछ ना कुछ अंग्रेजों की भी एंट्री होती है। तो ये कुछ चीज़ें बच गई जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो जल्दी से हम 2 मिनट इसको रिवाइज करते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा। अलीवर्दी खां कब से कब तक नवाब था, तो 1740 से 1756 तक ये नवाब था। 4th नंबर का ये बंगाल का नवाब था। इससे पहले नवाब कौन था, तो सरफराज खान था। इसके बाद में कौन बनता है, तो सिराजुद्दौला बनता है। इसके बचपन का नाम क्या था, तो मिर्जा मोहम्मद अली इसके बचपन का नाम था। इसने 3 उपाधि धारण की थी, शुजा उल मुल्क, आसिम उद दौला, महाबत जंग। ये कब की थी, 1734 में। इसके साथ एक पद इसको और भी मिला था, 5 हजारी मनसबदारी वाली। इसकी डेथ कब हुई थी, 1756 में। किस कारण, एक जल शोध नामक बीमारी के कारण। कहाँ पर मृत्यु इसकी डेथ होती है, तो मुर्शिदाबाद के अंदर इसकी डेथ होती है। इसका मकबरा कहाँ पर है, तो खुशबाग के अंदर इसका मकबरा है। अगली बात, इसके पिता का नाम क्या था, तो साक अली खान था। और इसकी माता जो थी वो किसकी पुत्री थी, तो नवाब अकील खां की वो पुत्री थी। किसकी, नवाब अकील खां की। इसके पिता थे साक अली खां। वो किसके अंडर में काम करते थे, तो आजम शाह के अंडर में काम करते थे, जो कि औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में उनकी मृत्यु हुई थी। बाद में आजम शाह की डेथ हो जाती है और उसके बाद शाह कुली खां के जो दोनों पुत्र थे, मोहम्मद अली और मिर्जा अहमद, ये किसके अंडर में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, जो उस टाइम उड़ीसा का सूबेदार था, जो बाद में जाकर नवाब बनता है बंगाल का। फिर अपने यहाँ पर देखा था 1728 में क्या हुआ था, इसका प्रमोशन होता है किसका, मिर्जा मोहम्मद अली का। और इसका नया नाम क्या पड़ जाता है, यहाँ पर इसको एक नया नाम मिलता है, अलीवर्दी खां। दूसरा, इसको राजमहल का फौजदार भी बना दिया जाता है। 1733 में क्या हुआ था कि इसे बिहार का नायब नाजिम यानी डिप्टी सूबेदार बनाया जाता है। 1734 में हम देख चुके हैं। 1739 में क्या हुआ था, इसे बिहार का नायब का पद मिलता है, प्लस में जो शुजाउद्दीन था उसकी डेथ यहाँ पर हो जाती है और उसका जो पुत्र था सरफराज का वो अगला नवाब बन जाता है। तो जैसे वो नवाब बनता है, वो अयोग्य शासक था, तो उसको हटाया जाता है किसके द्वारा, अलीवर्दी खां के द्वारा। 10 अप्रैल 1740 को गिरिया का युद्ध होता है, जिसमें सरफराज खां मारा जाता है और बंगाल और बिहार अलीवर्दी खां के कंट्रोल में आ जाते हैं। ओके, और 1740 में क्या होता है, ये बंगाल का नवाब बनता है, प्लस में मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए पैसे देकर ये लीगल तौर पर बंगाल का नवाब बनता है। इसने कभी भी टैक्स नहीं दिया था मुगलों को।
फिर 1740 में 3 मार्च 1740 को ये युद्ध होता है, फुलवारियां बैटल, और इसमें रुस्तम जंग जो कि सरफराज खां का रिश्तेदार था वो मारा जाता है, जो कि डिप्टी गवर्नर था उड़ीसा का, और उड़ीसा पर भी ये कब्जा यहाँ पर कर लेते हैं। गिरिया के युद्ध में 2 पर्सन थे जो अलीवर्दी खां की साइड थे, जिसका नाम था हाजी अहमद और जगत सेठ। थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करवाना चाहूँगा कि पहले हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हमने शुरू में, अगर आपको पता होता, हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने बंगाल में कैसे अंग्रेज आए थे, कैसे इन्होंने वहाँ पर अपना पूरा सेटअप लगाया था, और कैसे वो पहले एक ट्रेडर थे, बिजनेसमैन थे, और वहाँ से कैसे उन्होंने धीरे धीरे बंगाल पर कब्जा करना शुरू किया था। और उसी कड़ी में हमने क्या शुरू किया था कि बंगाल के जो नवाब थे उनकी हमने सीरीज स्टार्ट की थी, कि पहले शुरू में बंगाल का नवाब कौन था, मुर्शिद कुली खान था, और ऐसे ऐसे करके हमने पहले लेक्चर में पूरा ओवरव्यू लिया था कि कैसे वो पूरा स्ट्रक्चर चला था इलाहाबाद की संधि तक, जो कि 1765 में जाकर होती है, बक्सर के युद्ध के बाद में। ठीक है, तो उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि इसके बीच में जितने भी जो महत्वपूर्ण पात्र आए थे, जिनका बहुत ज़्यादा रोल था इस पूरी हिस्ट्री में, जिसमें कि जैसे कि मुर्शिद कुली खां था, अलीवर्दी खां था, सिराजुद्दौला था, और कुछ लड़ाइयाँ थी जैसे गिरिया का युद्ध था, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वो सारे हम एक एक कर हम डिस्कस कर रहे हैं, उनको अच्छे से समझ रहे हैं, ताकि कोई भी एग्जाम हो हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके, तो आपको मैं हर बार 3 बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये कि जैसे मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक आपको वैसे के वैसे नोट्स ही आपकी नोटबुक में बनाने हैं, ताकि जब आपके एग्जाम नज़दीक हो और जब आपको चीज़ें रिवीजन करनी हो तो आप कम टाइम में पूरी हिस्ट्री को अच्छे से रिवीजन कर सके। क्योंकि अगर आप पूरी बुक को वैसे के वैसे छाप देंगे तो आप लास्ट के टाइम में अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसे के ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर नज़र नहीं आ रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप हमारे साइट पर जाइए, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, प्लस में इसके नीचे इसकी पूरी फोटो और नोट्स मिल जाएंगे। आप उन्हें वहाँ से डाउनलोड कीजिए और आराम से बैठकर इनके नोट्स बनाइए। अभी आप सिर्फ क्लास को समझिए कि क्या चीज़ कैसे हुई थी, क्योंकि ये सिर्फ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इसके बीच में जो स्टोरी थी वो आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा इस क्लास के अंदर। ओके, तो ये चीज़ें आपको करनी है। और दूसरी बात, ये कोई एक बुक का कलेक्शन नहीं है, ये 5 से 6 बुक्स का कलेक्शन है, प्लस में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक पीछे, मैंने कोशिश की है उन पॉइंट्स को भी इस क्लास के अंदर शामिल कर सकूं, ताकि आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो भी क्लास के साथ साथ आपके हो सके। ओके तो एक चीज़ और होती है, जब आप वीडियो को प्ले करते हो यूट्यूब में तो आपके नीचे ऑप्शन आता है वहाँ पर, जिसमें वीडियो की क्वालिटी होती है 240, 360, 480। तो मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप उसे 480 पर कर लीजिए, ताकि आप क्लास को और अच्छे तरीके से आप देख सको। क्योंकि हम जब अपलोड करते हैं तो वो पूरी HD के अंदर वीडियो होती है, पर YouTube अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर देता है। ओके, तो ये आपको मैंने बातें कुछ बता दी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज़ विक्रम। तो अभी हमने इससे पहले वाली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, हम अलीवर्दी खां के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये उसका दूसरा पार्ट है अलीवर्दी खां का। ठीक है, तो इस दूसरे पार्ट को मैं शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहूँगा कि हमने इससे पिछले वाली क्लास में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, अलीवर्दी खां ने जो था वो बंगाल का कौन से नंबर का नवाब था, तो वो 4th नंबर का बंगाल का नवाब था। इससे पहले नवाब कौन था अलीवर्दी से, तो सरफराज खां अलीवर्दी खां से पहले नवाब था। और इसके बाद नवाब कौन बनता है, तो सिराजुद्दौला अगला नवाब बनता है। इसने कब से कब तक ये बंगाल का नवाब था, तो 1740 से 1756 तक ये नवाब था, और 1756 में इसकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब कुछ बातें और हुई थी पीछे। क्या हुई थी कि 1728 में इसे क्या बनाया जाता है, राजमहल का इसे फौजदार नियुक्त किया जाता है। क्यों, कैसे, वो आप पिछली क्लास में जाकर आप देख सकते हो। सिर्फ आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को इस क्लास में लिंक कर सके। ओके, तो 1733 में क्या होता है, ये इसे बिहार का नायब नाजिम बनाया जाता है। 1733 के अंदर क्या बनाया जाता है, बिहार का नाजिम बनाया जाता है। 1700
1739 में क्या होता है, ये पहले नायब नाजिम था, लेकिन 1739 में इसे बिहार का क्या नायब बना दिया जाता है, नायब बना दिया जाता है। ओके, और इसी टाइम क्या होता है, सुजाउद्दीन जो था उसकी डेथ हो जाती है, सुजाउद्दीन की। ओके, और इसके एक चीज और हुई थी, 1734 की बात है, 1734 में ये 3 उपाधि धारण करता है। कौन कौन सी थी, सूजा उल मुल्क, महाबत जंग और हासिमुद दौला। ये तीनों उपाधि किसने धारण की थी, तो अलीवर्दी खान ने ये तीनों उपाधि धारण की थी। इसके अलावा 1740 में गिरिया का युद्ध होता है, जिसमें जो सरफराज खान था, इससे पहले जो नवाब था, वो इस युद्ध में मारा जाता है। और ये युद्ध कौन जीतता है, तो अलीवर्दी खान जीतता है और बंगाल और बिहार पर यह कब्जा कर लेता है। इसके बाद में क्या हुआ था, 1740 में ये नवाब बन जाता है बंगाल का। इसके बाद में क्या होता है कि 1741 की बात है, इस सरफराज का एक रिश्तेदार था, उसका नाम था रुस्तम जंग, जो कि उड़ीसा का वहां पर क्या था, डिप्टी वहां पर गवर्नर था। ये इसको इस युद्ध में हराता है फुलवारिया की लड़ाई में, और इसमें भी ये अलीवर्दी खान जीत जाता है और उड़ीसा पर भी ये कब्जा कर लेता है। ओके, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब बचपन में अलीवर्दी खान ने सबसे पहले काम करना शुरू किया था, तो जिस बंदे के अंडर में ये काम करते थे वो उड़ीसा का उस समय क्या था, सूबेदार था, उप सूबेदार था। तो इसके मन में ख्वाहिश थी कि कभी बाद में जाकर हम उड़ीसा पर भी कब्जा करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कब्जा कर लेता है। इसके अलावा इनके पिता का नाम क्या था, तो साकुली खान इनके पिता का नाम था। और माता कौन थी, तो जो नवाब थे उस टाइम अकील खां, उसकी पुत्री थी इनकी जो माँ थी। और साकुली खां कहाँ पर काम करते थे, तो आजम खां के अंडर में ये काम करते थे। और आजम खां कौन थे, तो औरंगजेब के क्या थे, पुत्र थे। और औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, 1707 में, और उसी के बाद में ही मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। इसके अलावा 1756 में इनकी इसकी डेथ होती है अलीवर्दी खां की। तो इसका मकबरा कहाँ पर है, तो खुशबाग मुर्शिदाबाद के अंदर इसका मकबरा है। आपको याद है ना, शुरू में बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी, लेकिन बाद में ढाका से मुर्शिदाबाद कौन चेंज करता है, स्टार्टिंग का जो बंदा आया था मुर्शिद कुली खां। और बाद में आगे आप देखोगे कि मीर कासिम आता है, वो उसकी ढाका जो राजधानी है मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर देता है। यानी बंगाल की राजधानी 3 बार चेंज हुई थी। तो ये हमारा पिछली क्लास का रिवीजन हो गया। अब हम आगे क्लास को देखते हैं, आज की क्लास में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। ओके, तो यहां से हम शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि 1740 में जब गिरिया का युद्ध होता है और सरफराज खान मारा जाता है। सरफराज खान कौन था उस टाइम, बंगाल का क्या था, नवाब था। तो जैसे ही वो मारा जाता है तो अगला नवाब कौन बन जाता है, तो अलीवर्दी खां बंगाल का अगला नवाब बन जाता है। अब क्या था कि देखिए, इसने इसको मारा था सरफराज खान को, लेकिन पहले नवाब कैसे बनते आ रहे थे, कोई न कोई उनका रिलेटिव होता था, उनके वंशज चल रहे थे, लेकिन ये बंदा अलग से आता है। तो इसे पता था कि कल को, क्योंकि बंगाल किसके अंडर में था, ठीक है, बंगाल मुगलों के अंडर में था, और उस टाइम मुगल सम्राट कौन था, मोहम्मद शाह। तो इसे पता था कि अगर मैंने ऐसे ही इस पर नवाब बन गया तो कल को कोई न कोई दिक्कत आ सकती है, कल को मुगल जो नवाब है वो भी हम पर अटैक कर सकते हैं कि मैंने बंगाल पर कब्जा कर लिया, तो क्यों ना मैं कानूनी तरीके से यहाँ का नवाब बनता हूँ। तो ये नवाब को 2 करोड़ रुपए देता है और लीगल तौर पर बंगाल का नवाब बन जाता है। और उसके बाद ये वही पॉलिसी फॉलो करता है जो स्टार्टिंग में जो मुर्शिद कुली खां था उसने फॉलो की थी। किसने की थी, मुर्शिद कुली खां ने। लेकिन थोड़ा सा फर्क इसमें यह था कि जो मुर्शिद कुली खां था वो रेगुलरली यानी टाइम टू टाइम मुगलों को टैक्स देता था, राजस्व देता था, लेकिन ये ऐसा काम नहीं करता था। ओके, इसने कभी भी राजस्व नहीं दिया था मुगलों को, अलीवर्दी खां ने। इसके अलावा इसने कुछ टाइटल्स भी लिए थे। हालांकि ये बंगाल का नवाब था, और बंगाल का आपको मैं बता दूं, अगर आप ऐसे इंडिया का मैप है, एक बार आप ऐसे ही मान लीजिए, तो बंगाल यहां पर आता है ना, लेकिन ये साउथ वाली साइड है। और साउथ वाली साइड में उस टाइम एक टाइटल काफी फेमस था
निज़ाम वाला। ठीक है, हालांकि ये बंगाल का नवाब था लेकिन फिर भी इसने निज़ाम का टाइटल धारण किया था। इसके अलावा जैसे इससे पहले जो नवाब थे वो फौजदार को अपॉइंट करते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये खुद अलीवर्दी खां था, 1728 में राजमहल का फौजदार बना था ना, तो वैसे ही इसने भी ये परंपरा बनाई रखी, ये पॉलिसी को फॉलो किया जो स्टार्टिंग में चलती आ रही थी। इसने भी फौजदार को नियुक्त किया था, किस एरिया के लिए? पटना के लिए, दक्कन और उड़ीसा के लिए, इन तीनों के लिए इसने भी फौजदार नियुक्त किए थे। यानी जैसे ये नवाब बनता है तो ये ठीक वैसे ही सारे काम करता है जो पहले के नवाब करते आ रहे थे। ठीक है, ताकि प्रजा को ये लगे कि हाँ ये नवाब बनने के लायक है। लेकिन जैसे ही 1742 आती है, लगभग 2 साल बाद, उस टाइम क्या था, ये तो इस साइड था लेकिन साउथ साइड में कौन थे? मराठा थे, महाराष्ट्र साइड वाले, और नीचे से ये भी उस टाइम ग्रो कर रहे थे। इन्होंने भी आसपास अटैक करना शुरू कर दिया था और इनकी भी नज़र कहीं ना कहीं बंगाल पर थी जहाँ पर अलीवर्दी खां शासन कर रहा था। तो ये मराठा अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही मैंने आपको बताया, बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, और वहाँ पर उस टाइम कलकत्ता भी था। तो कलकत्ता ये मान लीजिए आप, जैसे आज के टाइम में दिल्ली है हमारी कैपिटल है, सेंटर है, तो वैसे ही कोई भी स्टेट की जैसे कैपिटल होती है तो वो स्ट्रॉन्ग होती है। अगर उस पर किसी ने कब्जा कर लिया तो हम ये मान के चलते कि उसने पूरे स्टेट पर कब्जा कर लिया, ऐसा ही होता है। तो उस टाइम जो बंगाल में जो कलकत्ता थी, तो अलीवर्दी को पता था कि अगर मराठा ने अटैक किया तो ये कलकत्ता पर भी ये अटैक करेंगे, इस पर कब्जा कर लेंगे। तो ये इसके चारों तरफ खाई खुदवा देता है ताकि कोई एंटर ना कर पाए। और इसमें एक खासियत और थी अलीवर्दी की, आपने सुना होगा ना तोप। ये तोप को मैनेज करने में, चलाने में ये एक्सपर्ट था। मतलब करता क्या था कि जैसे आगे बेल हो गई, बुलक बोलते हैं हम, ठीक है, और बेल के पीछे गाड़ियों पर ये तोपें रखता था ताकि कहीं पर भी इसको मूवमेंट कर सके। कहीं पर भी कोई भी युद्ध हो रहा हो तो ये अपने तोपें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता था। और इसको काफ़ी ज्ञान था कि तोप को कैसे यूज़ करते हैं ताकि युद्ध में हमें ज़्यादा फायदा हो सके। अब देखिए, इसको इतनी नॉलेज थी लेकिन फिर भी ये मराठा के द्वारा हार जाता है। कहाँ पर? ये एक एरिया था, बेरार बोल सकते हो या बेरड बोल सकते हो, इंग्लिश में स्पेलिंग है BERAR। वहाँ पर क्या होता है कि मराठा यहाँ से अटैक करते हैं और यहाँ पर अलीवर्दी खां को ये हरा देते हैं 1742 में। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछते हैं कि 1742 में जब मराठा अटैक करते हैं तो उस टाइम मराठा का लीडर कौन था, कमांडर कौन था? ओके, तो कौन था? रघुजी भोंसले। रघुजी भोंसले उस टाइम मराठा के कमांडर थे। ओके, तो हमने 1742 तक की कहानी देखी। एक आपको एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ, ये एग्जाम में पूछेंगे नहीं, फिर भी पूछ लें तो आपको पता होनी चाहिए। अगर आज मैं भारत की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें पता है कि जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर पाकिस्तान और यहाँ पर अफगानिस्तान की सीमा लगती है, हमारे साथ लगती है ना। लेकिन उस टाइम ये पाकिस्तान, ये सारा क्षेत्र हमारा ही था, मतलब पूरा एक हिंदुस्तान था। आज से लगभग 200-300 साल पहले, 300 नहीं 280 साल मान लीजिए कि 2020 चल रहा है और ये लगभग बात है 1742 की। तो उस टाइम जो अफगान थे वो भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, किस लिए? कि जो बिहार था, बिहार वाला जो क्षेत्र था वो हम छीन लेते हैं, किससे? अलीवर्दी खां से। तो ये अटैक करते हैं, तो ये खुद तो उस टाइम नहीं जा पाता क्योंकि ये यहाँ पर बिजी होता है। तो ये क्या करता है, अपनी जो नवासे था, नवासे मतलब इसकी लड़की का लड़का, लड़की कौन थी इसकी? अमीना बेगम। इसका पुत्र था सिराजुद्दौला। ये उसे वहाँ पर भेजता है और अफगानों को ये यहाँ से बाहर धकेल देता है क्योंकि उनका अटैक को ये सक्सेसफुल नहीं होने देता। और बाद में जाकर यही सिराजुद्दौला नेक्स्ट नवाब बनेगा। आप देखोगे बंगाल का, किसके बाद में? अलीवर्दी खां के बारे में बाद में। तो यहाँ तक हम 1742 तक देख चुके हैं जब मराठा ने अटैक करना शुरू किया था। तो बाद में जैसे हम 1747 में पहुँचते हैं तो यहाँ पर 2 काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। एक तो यहाँ पर देखिए मराठा अटैक कर रहे थे
कंटिन्यू अटैक कर रहे थे। और यहाँ पर भी रघुजी जो भोंसले थे वो इनके कमांडर थे, पर यहाँ पर एक बंदा और आ जाता है इनकी साइड से, उनका नाम क्या था, जानोजी भोंसले। तो यहाँ पर क्या होता है, मराठा अटैक करते हैं, लेकिन इस टाइम अब क्या होता है कि जो अलीवर्दी खान था वो उस टाइम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, वो अपने क्षेत्र से काफ़ी दूर था। तो उसी चीज़ का फायदा उठाकर मराठा यहाँ पर अटैक करते हैं। और मराठा की आर्मी इतनी बड़ी थी कि इसका जो ये सूबेदार था मीर जाफर आपने नाम सुना होगा, जब हम आगे जाएंगे सिराजुद्दौला के टाइम में तब आप इसका रोल देखोगे। और ये मीर जाफर भी आगे जाकर बंगाल का नवाब बनता है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ कहानी में वापस लौटते हैं कि ये जो सूबेदार मीर जाफर था, जब ये देखता कि मराठा की आर्मी काफ़ी बड़ी है तो अपनी आर्मी को ये पीछे हटा लेता है और ये वेट करता है कि कब तक, जब तक अलीवर्दी खां वापस वहाँ पर नहीं आ जाता। जब अलीवर्दी खां वहाँ पर लौटता है और देखता है कि इसकी आर्मी पीछे हटी हुई है, तो इस पर उसे गुस्सा आना ही था कि तुम्हें सूबेदार बनाया है, तुम्हें आर्मी संभालनी है, तुम्हारा काम है सेना को मोटिवेट करना, ना कि सेना को पीछे लेकर आना। ठीक है, तो इस पर ये गुस्सा होता है और बाद में इसे बर्खास्त भी कर देता है, इसको सस्पेंड कर देता है, आप कुछ भी मान लीजिए, इसको निकाल देता है। ओके, तो ये घटना यहाँ पर होती है। और ठीक उसी टाइम एक बैटल होती है, लड़ाई होती है, बैटल ऑफ बुर्दवान, या आज के टाइम में इसे क्या बोलते हैं, वर्धमान भी बोलते हैं, वर्धमान या बुर्दवान। ये बैटल कब हुई थी, तो मार्च 1747 में ये बैटल होती है। अब देखिए नवाब कब बना था, ये 1740 में बना था, इसके ठीक 7 साल बाद ये बैटल होती है। और इस टाइम कौन होते हैं, एक साइड तो एक के मतलब अलीवर्दी खां होता है, प्लस में उस टाइम जो मुगल नवाब थे वो भी इसका सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी ये अपनी आर्मी लेकर आता है, नवाब इसका सपोर्ट करता है, लेकिन फिर बात बनती नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अलीवर्दी खां होता है, प्लस में मुगल नवाब भी इसकी सपोर्ट करते हैं। और क्या होता है कि मान के चलिए आप कोई भी लड़ाई लड़ते हो, कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में, अगर आप पहली बार उस चीज़ में हार जाते हो तो आप क्या उससे सीख लेते हो कि मैं किस वजह से हारा, ऐसी क्या बात हुई कि मैं हारा। तो इसने यहाँ पर वो सीख ली हुई थी, इसे अपनी कमियां पता थी और ये उसे यहाँ पर यूज़ करता है। जब ये उसे यहाँ पर यूज़ करता है, दूसरी साइड कौन थे, मराठा थे। मराठा का लीडर कौन था, जानोजी भोंसले प्लस में मीर हबीब। तो इन दोनों में कौन जीतता है, तो अलीवर्दी खां यहाँ पर जीत जाता है। इस बैटल में मराठा यहाँ पर नहीं जीतते, मराठा यहाँ पर जीत रहे थे, लेकिन मराठा यहाँ पर हार जाते हैं, बैटल ऑफ बुर्दवान या वर्धमान। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बैटल ऑफ वर्धमान किसने जीती थी, या मराठा की साइड कौन कौन लीडर थे, क्या मुगल नवाब अलीवर्दी खां के साथ थे या नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी है बैटल ऑफ वर्धमान वाली। यहाँ तक आपको समझ में आया। थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाता हूँ फिर से दोबारा से। 1740 में, अब देखिए जब मैं बोलता हूँ 1740 में क्या हुआ था, तो आपको खुद के अंदर रिवाइज करना है, तभी आप चीज़ों को याद रख पाओगे, वरना आप ये वीडियो देखिए और वीडियो बंद कर दोगे, ये चीज़ें भूल जाओगे। मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि जब मैं चीज़ें पढ़ता हूँ तो मेरी खुद की यहाँ पर रिवीजन हो जाती है, जितनी बार मैं चीज़ों को बोलता हूँ। तो आप भी ऐसा ही कीजिए। 1740 में क्या होता है, अलीवर्दी खान नवाब बनता है, प्लस में ये मोहम्मद शाह मुगल को 2 करोड़ रुपए देता है, किस लिए, कि मैं लीगल तौर पर बंगाल का नवाब बन सकूं। और ये मुर्शिद कुली खां की जो फॉरेन जो पॉलिसी थी उसे ये फॉलो करता है और निज़ाम का टाइटल लेता है, प्लस में ये फौजदार भी अपॉइंट करता है, कहाँ पर, पटना, डक्का और उड़ीसा में। 1742 में मराठा अटैक करते हैं, कलकत्ता के चारों साइड अलीवर्दी क्या करता है, खाई खोद देता है, लेकिन फिर भी ये हार जाता है। इसके बावजूद कि ये तोप चलाने में एक्सपर्ट था, कहाँ पर, बेरड़ के अंदर। और यहाँ पर मराठा का लीडर कौन था, रघुजी भोंसले। अफगान जो थे वो भी अटैक करते हैं, किस लिए, बिहार को छीनने के लिए अलीवर्दी खां से, लेकिन अलीवर्दी खां यहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो ये अपनी जो नवासा थे, नवासे सिराजुद्दौला जो किसका पुत्र था, अमीना बेगम, उसको भेजता है और ये अफगानों को वहाँ से धकेल देता है बाहर, और ये लड़ाई यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद 1747 में मराठा फिर से अटैक करते हैं रघुजी के लीडरशिप में, लेकिन उस टाइम जो सूबेदार था अलीवर्दी खां की साइड से
मीर जाफर, वो आर्मी को पीछे हटा लेता है और इसी बात से नाराज होकर अली वर्दी खां उस पर गुस्सा होते हैं, उसको आर्मी से बाहर निकाल देते हैं। फिर 1747 मार्च 1747 में बैटल होती है, बैटल ऑफ वर्धमान, जिसमें एक साइड अली वर्दी खां प्लस में मुगल नवाब, दूसरी साइड मराठा थी जो जानोजी भोंसले और मीर हबीब के लीडरशिप में थे। लेकिन ये युद्ध कौन जीतता है? तो अली वर्दी खां ये युद्ध जीत जाता है। इसके बाद में क्या होता है 1751 में? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, अली वर्दी खां हारा, इसे अपनी कमी पता चली और ये जीत गया। अब यहाँ पर मराठा हारते हैं और ये मराठा को अपनी कमियां पता चलती है कि हम क्यों हारे थे। अब ये भी अपनी कमियों को दूर करेंगे और अगली बैटल ये जीतेंगे, और वही हुआ था 1751 में। 1751 में उड़ीसा के ऊपर अटैक करते हैं मराठा, और इस बार क्या होता है, फिर से जो अली वर्दी खां थे वो हार जाते हैं। इसके बावजूद देखिए यहाँ पर जो अवध का जो नवाब थे शुजा उद्दौला, ये भी इसका सपोर्ट करते हैं अपने अली वर्दी खां का, लेकिन फिर भी ये नहीं जीत पाता। क्यों नहीं जीत पाता वो उसमें हमें नहीं जाना, एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे आपसे, वो सिर्फ ये पूछते हैं कि 1751 में कौन जीता था, कहाँ पर अटैक हुआ था, किसने अटैक किया था, किसकी साइड कौन सा बंदा था, उसका परिणाम क्या निकला, कोई ट्रीटी हुई, कुछ हुई, वो चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो मैंने क्या बोला, उड़ीसा पर अटैक करते हैं और ये अली वर्दी खां हार जाते हैं, प्लस में अली वर्दी खां के साथ यहाँ पर कौन था, तो शुजा उद्दौला इसके सपोर्ट में था। तो क्या होता है कि जैसे ये हारते हैं तो उड़ीसा का कुछ हिस्सा ये मराठा को सौंप दिया जाता है, किसके द्वारा, अहमद शाह बहादुर के द्वारा, जो कि कौन था, मुगल सम्राट था। अब देखिए यहाँ पर अली वर्दी खां भी होता है, प्लस में शुजा उद्दौला भी होता है अवध का नवाब, प्लस में अहमद शाह बहादुर भी होता है, अहमद शाह बहादुर भी होता है जो मुगल सम्राट था। इन तीनों के बावजूद भी ये उड़ीसा को हार जाते हैं। जैसे ही हारते हैं तो उड़ीसा का कुछ हिस्सा किसे सौंप दिया जाता है, मराठा को, किसके द्वारा, अहमद शाह बहादुर के द्वारा। तो इसके बाद में इसका परिणाम क्या निकलता है कि देखिए एक अच्छा राजा वही होता है जो अपने प्रजा के बारे में सोचता है, उनकी सुख शांति के बारे में सोचता है। उसे पता है अगर उसकी प्रजा सही से रहेगी तो वहाँ पर काम अच्छे से चलेगा, वो शासन अच्छे से कर सकेगा। अगर ऐसी लड़ाइयाँ होती रही तो प्रजा का राजा के प्रति जो प्रेम है, जो विश्वास है, वो खत्म होने लगेगा, और कल को ऐसा हो सकता है कि वो प्रजा उसके अगेंस्ट कोई विद्रोह कर दे। तो उसी चीज़ को खत्म करने के लिए ये एक ट्रीटी करते हैं, शांति, मैंने शांति 2 बार लिख दिया, ये शांति संधि है, यहाँ पर शांति संधि या पीस ट्रीटी होती है। किस किस के बीच में, अली वर्दी खां के बारे में, यहाँ पर लिखा है मैंने 1 मतलब ये शुजा उद्दौला, प्लस में 2 मतलब अहमद शाह बहादुर, इन तीनों के बीच, और प्लस में मराठा के बीच। ये पार्टी एक साइड है, मराठा एक साइड है, इनके बीच में संधि होती है कि आगे से कोई युद्ध हम नहीं लड़ेंगे। तो क्या जो पार्टी जीती है वो ये इस बात से एग्री करेगी, जरूर करेगी, अगर उससे कुछ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट क्या था उस टाइम, अगर आपने मराठा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मराठा जहाँ पर भी जीतते थे तो उस एरिया पर ये कब्जा कभी नहीं करते थे। एक बार कब्जा कर लिया, फिर जैसे ये यहाँ पर टैक्स लेते थे मुगल वाले, तो वैसे ये इसे चौथ बोलते थे। तो ये चौथ लेते थे, कितनी, इनको बोला कि आप हमें 12 लाख रुपए चौथ दोगे पर ईयर, ठीक है, प्लस में उड़ीसा का कुछ हिस्सा आप हमें दोगे अपनी आर्मी रखने के लिए, ताकि उन्हें भी अपने बंदे यहाँ पर छोड़ने थे, ताकि इनकी गतिविधियों पर वो नजर रख सके। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये ट्रीटी हो जाती है और यहाँ पर संधि हो जाती है। आगे आने वाले 5 साल तक 1751 से 56 तक शांति बनी रहती है, और 1756 में अली वर्दी खां की डेथ हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जब संधि हो रही थी तो अंग्रेज काफ़ी तेज थे, अंग्रेजों को पता था कि यहाँ पर अली वर्दी खां कमज़ोर हो चुका है, तो क्यों ना उस परिस्थिति का फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि जो नवाब था यहाँ पर, कौन सा नवाब, जो मुगल सम्राट था अहमद शाह बहादुर, ये भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग होता तो लड़ाई हारते ही क्यों। अवध के जो नवाब थे वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन इन दोनों को से इन्हें कोई मतलब नहीं था अंग्रेजों को, इनको मतलब था बंगाल से, बंगाल वाला कलकत्ता का क्षेत्र। तो क्या करते हैं, इसी कंडीशन का फ़ायदा उठाते हैं अंग्रेज
और क्या करते हैं, जो कलकत्ता के अंदर जो फोर्ट विलियम था, किला था, उसके चारों तरफ ये खाई बना देते हैं। क्या बनाते हैं? उसके चारों तरफ ये खाई बना देते हैं किलेबंदी करने के लिए। तो ये घटना भी उस टाइम साथ साथ हो रही थी। फिर क्या होता है कि जो अलीवर्दी खान था वो क्या करता है, जो मुगल था उस टाइम अहमद शाह बहादुर, ये इसको पत्र लिखता है, लेटर लिखता है, किस लिए कि आपने ये जो दस्तक वाली जो सिस्टम चलाया हुआ है। दस्तक का मतलब क्या होता है, जैसे आज के टाइम में हम किसी भी बाहर कंट्री से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं या बाहर की कंट्री से कोई बंदा फॉरेनर आकर यहाँ पर बिजनेस करता है, तो उसका हम क्या लेते हैं, कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट टैक्स लेते हैं, जो आज के टाइम में कितना है 40% है, या एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो वैसे टैक्स होते थे, तो वो भी उस टाइम यहाँ पर लगते थे कि अंग्रेज इसके अंदर जाकर बिजनेस कर रहे हैं। तो एक दस्तक नाम की एक चीज़ थी जिसके द्वारा उन्हें टैक्स में बेनिफिट दिया गया था कि अगर वो दस्तक जो पत्थर है, जो राइट है, वो अगर वो प्राप्त कर लेते हैं मुगलों से, तो उन्हें वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसका बेनिफिट किसको होगा? मुगलों को बेनिफिट होगा, अंग्रेजों को बेनिफिट होगा। लेकिन वहाँ पर जो नवाब था बंगाल का, उसके पास जो रेवेन्यू आना थी, जो राजस्व टैक्स आना था, वो कम हो जाएगा। अगर उसके पास पैसे कम आएंगे तो वो ग्रो कैसे करेगा, अपनी प्रजा का ध्यान कैसे रखेगा, उन्हें सारी फैसिलिटीज कैसे दे पाएगा। तो इन चीज़ों से परेशान होकर वो मुगल को क्या करता है, लेटर लिखता है, लेकिन उसका बदले में बोलता है कि आप 3000 रुपये ले लीजिए मुझसे, लेकिन ये दस्तक वाला जो सिस्टम है बंगाल में वो ख़त्म कर दीजिए। पर उसका कोई रिप्लाई नहीं मिलता, और ऐसे करते करते इसका टाइम नज़दीक आ जाता है और 1756 का टाइम आ जाता है, जब ये बीमार हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, और जल शोध नामक बीमारी के कारण इसकी 1756 में डेथ हो जाती है। और 1756 में इसे मुर्शिदाबाद के खुशबाग में इसका मकबरा बना देते हैं। तो ये सारी कहानी थी अलीवर्दी खां के बारे में, ये हमने पूरी डिस्कस कर ली है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिराजुद्दौला के बारे में, ठीक है, सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जो हमारी प्लासी का युद्ध हुआ था और फिर बक्सर का युद्ध, उतनी चीज़ों करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारी जो शुरू में हमने डिसाइड किया था, जितने भी जो कंपनी के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, वाइसराय, भारत के वाइसराय, वो एक एक कर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट है और जिनका हमारे इतिहास पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ओके, तो आई होप कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर आपने क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो ऑल दी बेस्ट, जय हिंद।